नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जो आप पर सीधा असर डालती हैं। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात, अमेरिका बैकडोर से ईरानी सत्ता चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है। जब सामने से अमेरिका हार गया तो अमेरिका ने पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश की है। जब वो मैदानी जंग में घुटने टेकने लग गया तो धोखेबाजी को हथियार बना रहा है। जब सीधी लड़ाई जीतने का हौसला पस्त हो गया तो पर्दे के पीछे से साजिश और धोखेबाजी का खेल शुरू हो चुका है। और यह पहली बार नहीं है, इतिहास ने इसे पहले भी देखा है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुखौटे के पीछे छिपे, सबसे पुराने लोकतांत्रिक अगर कहा जाए तो, क्योंकि अमेरिका खुद को सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है, लेकिन इस लोकतंत्र की आड़ में कैसे वो खेलता है पूरी दुनिया में रिजीम चेंज का खेल, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। यानी बात उस दिमागी मशीनरी की जो सीजफायर की आड़ में तख्ता पलट के खूनी मंसूबे बुन रही है। एक तरफ शांति की झूठी डील का दिखावा, दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों का वो खतरनाक जाल जिसने एक संप्रभु राष्ट्र के भीतर कोहराम मचा रखा है। कहीं झूठी खबरों के लिए टूलकिट से सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश नाकाम हो रही, तो कहीं दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद मिलकर सीक्रेट बंकर में छिपे महानायकों की तलाश में खाक छान रही है। यह लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं, सतह पर भले ही युद्ध विराम की बात हो, लेकिन पर्दे के पीछे से जंग पूरी तरीके से खुफिया हो चुकी है और बेकाबू हो चुकी है। बताएंगे आपको कि अमेरिका किस तरह से पर्दे के पीछे से न सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर खेल रहा है, बल्कि ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन ईरान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। अगली खबर में हम आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में, डोनाल्ड ट्रंप हार की वजह से सदमे में है और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का कमांडर इन चीफ यानी खुद राष्ट्रपति हार से हताश है। जंग के मैदान से मिली करारी शिकस्त और अरबों डॉलर के लड़ाकू विमानों की तबाही ने सुपर पावर के बॉस के होश उड़ा दिए हैं। इस समय वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर पेंटागन के बंद कमरों तक बस एक ही चर्चा हो रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं? बार बार उनका हेल्थ चेकअप क्यों किया जा रहा है? और क्या उनको ठीक बताकर दुनिया के बहुत बड़ी सच छिपाने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ जंग के मोर्चे पर नाकामी का भारी दबाव है, दूसरी तरफ बंद कमरों में डोनाल्ड ट्रंप का मेंटल चेकअप किया जा रहा है, जो इस बात का इशारा है कि इस समय महाशक्ति के शीर्ष नेतृत्व का मानसिक और शारीरिक संतुलन डगमगा चुका है। फाइलों को उठाकर फेंक देना, सोशल मीडिया पर बौखलाहट, बंद कमरों में अधिकारियों पर चिल्लाना संकेत है कि ट्रंप बौखला गए हैं। हैरानी की बात यह है कि महज 1.5 साल के भीतर एक दो नहीं बल्कि 4 बार देश के सबसे ताकतवर शख्स का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस इसे रूटीन चेकअप बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है और कागज पर ट्रंप को पूरी तरह फिट बता रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों से लेकर बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने भी रिपोर्ट की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है वो राज जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है? क्यों बार बार सीटी स्कैन और गुप्त जांच का सहारा लिया जा रहा है? और क्यों अब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी कड़े घेरे और पहरे का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं? बताएंगे आपको डिटेल से इस खबर में। इसके बाद बातचीत होगी दुनिया के उस बॉस के बारे में जो अपने नियम कायदों के हिसाब से चलता है। उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। लेकिन पुतिन अब एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे वो अमरत्व हासिल करना चाहते हैं। कुदरत के नियम को चुनौती देना चाहते हैं। कुदरत का नियम है, जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है। एक आम इंसान की जिंदगी 60 से 80 साल के घेरे में सिमट कर दम तोड़ देती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर व्लादिमीर पुतिन 150 साल तक जीवित रह जाएं और इस फॉर्मूले को तैयार कर लें, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में क्या हालत होगी? दुनिया के एक कोने में इस वक्त अरबों डॉलर की लागत से एक ऐसा हैरान करने वाला सीक्रेट मिशन चल रहा है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और यूरोप अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। यहां सिर्फ विज्ञान की तरक्की नहीं है, बल्कि कहानी है कि इतिहास की सबसे गहरी भूख की, वो भूख जो सत्ता को कभी खोने नहीं देना चाहती। ढलती उम्र के साए चारों तरफ मंडराते दुश्मनों के बीच खुद की उम्र पूरा होने का खतरा। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन इस खतरे से निपटने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं।
जहां बूढ़ी होती कोशिकाओं को रोकने, खराब अंगों को 3D प्रिंटर से बदलने और इंसानी उम्र को अमरता की दहलीज तक ले जाने का दावा किया जा रहा है। तभी तो आज ये सवाल सबसे बड़ा बन चुका है कि क्या पुतिन विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं, कुदरत को चुनौती दे रहे हैं और अपने साम्राज्य को दोबारा हासिल करने के लिए वो उस रास्ते पर चल चुके हैं जहां पर इससे पहले भी कई ताकतवर लोग चल चुके हैं। आखिर कैसे पुतिन अमृत हासिल करना चाहते हैं, क्यों 150 साल जीना चाहते हैं और क्या है पुतिन की प्लानिंग और क्या है ये प्रोजेक्ट, बताएंगे आपको डिटेल से और ये भी बताएंगे क्या ये साइंस के हिसाब से मुमकिन है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। ईरान से जंग में हार के बाद ट्रंप सदमे में हैं और अस्पताल में डोनाल्ड ट्रंप की जांच कराई जा रही है और बार बार कराई जा रही है। अमेरिका जंग में हार मान जाता है तो किस तरह धोखे का सहारा लेता है, यह भी आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे ईरान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो शुरुआत 2 लाइन से करता हूं कि जंग जीतने का हौसला न था जिनमें, जंग जीतने का हौसला न था जिनमें, वो अब धोखे का सहारा लेते हैं। हार कर मैदान से जो भागे थे कभी, वो अब लफ्जों से वार करते हैं। यह कहानी ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप अब धोखे और लफ्जों का सहारा ले रहे हैं। झूठे दावे और झूठी कहानियों से ईरान को हराना चाहते हैं और बैकडोर से ईरान में रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी जानिए आज वर्ल्ड नाउ में मेरे साथ। कैसे 28 फरवरी को एक जोरदार हमला हुआ। उस हमले में अमेरिका ने उम्मीद की थी कि हमले में अली खामनेई के मारे जाने के बाद, टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा हो जाएगा और वो ईरान में रिजीम चेंज करा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा नहीं हो पाया। कहते हैं जब 2 देशों में जंग होती है तो हार जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं होती है, दरअसल खेल इसके बाद शुरू होता है। ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई में भले ही गोलीबारी रुक गई हो, लेकिन वॉशिंगटन का दिमागी मशीनरी अभी तक तेहरान की सरकार को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे बुन रही है। यह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की बात नहीं है, पूरे इस्लामिक गणराज्य के ढांचे को ध्वस्त करने की योजना है। यानी मुख्य बिंदु यही है। क्यों कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि बहुत जल्द डील होने वाली है? क्योंकि ट्रंप को यह भरोसा दिया गया है कि CIA या डीप स्टेट बहुत जल्द ईरान में रिजीम चेंज कराने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए माना यह जा रहा है कि जंग में हारने के बाद ट्रंप धोखे का सहारा ले रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन के इस्तीफे की खबर आई। दावा किया गया कि पेजेश्किन ईरान के आंतरिक राजनीति से नाराज है। पेजेश्किन और IRGC में फूट पड़ चुकी है। IRGC के कंट्रोल के कारण पेजेश्किन नाराज है। कहते हैं इस खबर को अमेरिका ने ही आग की तरह सर्कुलेट करवाया। हालांकि पेजेश्किन थोड़े नाराज भी बताए जाते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ना तो पेजेश्किन किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ना ही अरागची सामने आ रहे हैं। इसी बीच पेजेश्किन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, हां वो नाराज तो हैं, लेकिन ना तो IRGC के काम से नाराज है और ना ही अपनी सरकार से नाराज है। विरोधी और अमेरिका गलत खबरें फैला रहे हैं। यहां कहीं कोई मनमुटाव की या फिर दो नीति की बात नहीं है। पेजेश्किन को लेकर जो खबरें उठी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने इस्तीफा दे दिया है, खबर का सोर्स था ईरान इंटरनेशनल, एक लंदन स्थित फारसी मीडिया संस्थान जिसे ईरान सरकार से घनिष्ठ विरोध के लिए जाना जाता है। दावा था कि पेजेश्किन ने सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी को एक खत में लिखा कि हर बड़े फैसले से मुझे बाहर क्यों रखा जा रहा है। IRGC ने राज्य के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। चुनी हुई सरकार के पास जिम्मेदारी तो है, लेकिन ताकत नहीं है। मैं इस हालत में काम नहीं कर सकता। जबकि सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति पेजेश्किन ने इस्तीफा दिया ही नहीं और पूरी तरीके से गलत खबर अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने प्लांट करवाई। उधर अमेरिका ने ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ को लेकर भी दांव खेला। कहा कि गालिबाफ को अपनी ओर करके डील करने पर बात हो रही है, लेकिन IRGC की धमकी के बाद से गालिबाफ के सुर बदल गए। यानी कुल मिलाकर ईरान पर ट्रंप अब धोखे की राजनीति कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने सुप्रीम लीडर को मारा, फिर मुश्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। फिर अमेरिका को लगा कि अमेरिका वो हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए अमेरिका ने जंग की शुरुआत की थी। करीब 40 दिन तक लड़ाई चली। अमेरिका ने ईरान के साथ लड़ाई की और फिर खुद ही बीते 8 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान में सीजफायर की घोषणा कर दी। इस जंग में अमेरिका ने करीब 15 विमान गंवाए
15 जहाज मार गिराए ईरान ने। सीजफायर के बीच भी अमेरिका के जो विमान थे वो भी बार बार गिराए जा रहे थे, लेकिन कितनी भी कोशिशों के बाद, चाहे वो नेवल ब्लॉकेड हो, बार बार सीजफायर तोड़ना हो, अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया। 40 दिन की लड़ाई में सीआईए और मोसाद के एजेंट भी सत्ता परिवर्तन का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धोखे की रणनीति की शुरुआत की। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए समय समय पर सैन्य हमले, खुफिया एजेंसियों के गुप्त ऑपरेशंस, स्थानीय विद्रोहियों, भड़काऊ प्रोपेगेंडा और कड़े प्रतिबंधों का सहारा लिया है, लेकिन बावजूद इसके ईरान टस से मस नहीं हुआ। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला किया। सबसे मेन टारगेट था रिजीम चेंज करो। रिजीम चेंज होते ही पूरा ईरान अमेरिका के कंट्रोल में होता। उसके बाद ईरान में अमेरिका जो चाहे वो कर सकता था, चाहे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में हो, चाहे वो ईरान के ऑयल के बारे में हो। अमेरिका का एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर ईरान में रिजीम चेंज कराओ। उसके बाद अमेरिका चाहता तो ईरान को अब्राहम एकॉर्ड के पेज पर भी ले आता, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल ने हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई बड़े राजनीतिक और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के भीतर सक्रिय ईरानी कुर्द विपक्षी नेताओं और असंतुष्ट लोगों को गुप्त रूप से हथियार, हवाई सहायता और डॉलर्स भी दिए, ताकि वो तेहरान की ओर मार्च कर सकें और सुप्रीम लीडर की सत्ता को चुनौती दे सकें। अमेरिका ने ईरान के भीतर से ही किसी आज्ञाकारी चेहरे जैसे पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद या निर्वासित नेताओं को सत्ता सौंपने की रणनीति अपनाई, ताकि इनसाइड एक मोहरा काम कर सके, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। चलिए जानते हैं अमेरिका ने किस तरह से सत्ता परिवर्तन का सपना देखा, बाद में फेल हो गया और उसके बाद धोखे की रणनीति की शुरुआत की। अमेरिका ने साल 1953 में ऑपरेशन अजैक्स चलाया। सीआईए और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर सत्ता परिवर्तन कराया। फर्जी प्रदर्शनकारी गुंडों को बुलाकर विरोध प्रदर्शन करवाया। ईरान के बारे में यूएस ने मीडिया में प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल किया। सैन्य हमले और शीर्ष नेताओं की हत्या करवाई। ईरान के खिलाफ फरवरी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत पूरा टॉप लीडरशिप मारा गया, यहां तक कि खामनेई का परिवार भी नहीं बचा। ईरानी कुर्द विपक्षी नेताओं को हथियार दिया गया अमेरिका की तरफ से, ताकि वो हमले कर सके, और ईरानी बागी नेताओं को सत्ता देने के लिए जासूस भी बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने हर तरह का मैक्सिमम प्रेशर ईरान पर लगाया। सहयोगी देशों से मिलकर ईरान को दबाने की कोशिश की। ईरानी तेल और ईरानी सामान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद ईरान कभी भी गिरा नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने गुप्त हथियार का भी इस्तेमाल किया, जिसका नाम मुजाहिदीन डॉक्ट्रिन है। ईरान के एक निर्वासित विपक्षी संगठन जो इस्लामिक गणराज्य को खाड़ फेंकना चाहता है, यह डॉक्ट्रिन उस रणनीति को कहते हैं जिसमें बाहर से सैन्य दबाव और अंदर से जन विद्रोह को एक साथ जोड़कर सरकार को गिराया जाए। यह कहा गया है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शन में यह समन्वय दिखा। मकसद यह था कि सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काओ और फिर बाहरी सपोर्ट से वहां की सरकार को गिरा दो, लेकिन यह योजना भी काम नहीं आई। इसके लिए अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ा। अमेरिका ने हर तरह की अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी हाल में अमेरिका इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिका ने जंग की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे कामयाबी नहीं मिली। वहां भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। फिर सीजफायर के बीच डील पर भी सहमति नहीं बन पा रही। उधर सीआईए और मोसाद के एजेंट्स मुश्तबा खामनेई को अभी भी ढूंढ रहे हैं। खबर है कि मुश्तबा को निपटाने के लिए अमेरिका बार बार प्लान रच रहा है, लेकिन इस पर IRGC पानी फेर दे रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर मुश्तबा को हटा दिए तो फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन पॉसिबल है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी ईरान के दौरे पर थे। माना यह जा रहा है कि आसिम मुनीर को ईरान पहुंचाने के पीछे सीआईए का एकमात्र मकसद था कि किसी तरह से मुश्तबा के लोकेशन की जानकारी मिल जाए। और इसके लिए खबर यह भी आई थी कि आसिम मुनीर मुश्तबा से मुलाकात करके अमेरिका का खास संदेश देना चाहते थे। दरअसल वो संदेश नहीं था। मुनीर सीआईए एजेंट की तरह ईरान पहुंचे थे। तो मुश्तबा को क्यों ढूंढ रहे हैं सीआईए और मोसाद के एजेंट, ये भी जान लीजिए। लगातार ट्रैक करने में लगे हुए हैं। एजेंट्स मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उन्हें अज्ञात जगह पर रखा गया है, क्योंकि ईरान जानता है कि उनको सबसे ज्यादा थ्रेट है इजराइल
और अमेरिका से, मोसाद, CIA से। मुश्तबा खामनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। मुश्तबा सिर्फ IRGC के बड़े कमांडर के साथ मिलते हैं। युद्ध की रणनीति पर मुश्तबा ही अंतिम कमान देते हैं। इस समय किसी सीक्रेट बंकर में मुश्तबा को सुरक्षित रखा गया है और मुश्तबा को मारने के लिए अमेरिका, इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। मुश्तबा को मारकर ईरान रिजीम चेंज करना चाहता है। यूएस, आपको बता दें कि मुश्तबा अगर मारे गए तो भी रिजीम चेंज नहीं होगा, यह भी अमेरिका जान ले। क्यों नहीं होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां कोई दूसरा सुप्रीम लीडर आ जाएगा और ईरान के लीडरशिप को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। वहां पर सुप्रीम लीडर बनने के लिए कमेटी है जिसमें करीब 80 लोग रहते हैं। इन सब के बीच 31 मई 2026 की रात तेहरान में IRGC जनरल वाहिद हकान की हत्या कर दी गई, जो अप्रैल 2026 में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान के भीतर पहला बड़ा और सफल हाई प्रोफाइल हमला है। यह घटना बताती है कि सतह पर युद्ध विराम होने के बावजूद पर्दे के पीछे से अमेरिका रिजीम चेंज कराने में लगा हुआ है और वो IRGC के कमांडर्स को भी ढूंढ रहा है। दरअसल जनरल हकान ईरान के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे थे। यानी ईरान को इस जंग में बड़ा झटका लगा है। वो IRGC से जुड़े विशाल इंजीनियरिंग समूह कदम अल आंबिया और ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर के बीच आपसी सहयोग का मुख्य चेहरा थे। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो जनरल हकान को तेहरान के अंदेशा इलाके में उनके घर के पास बेहद सटीक गोलीबारी या एक छोटे विस्फोटक उपकरण के जरिए निशाना बनाया गया। आधिकारिक तौर पर इस गुप्त ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन मानना यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसके पीछे है, क्योंकि उनके घर के पास कुछ दिन पहले कुछ अनजान लोग भी देखे गए थे। तो एक तरफ खुफिया एजेंसी और धोखे की चाल, दूसरी तरफ डील की बात और फिर से हमले का एक्शन, ये सब जारी है। अमेरिका ने आज ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर हमला किया है। खबर है कि अमेरिकी सेना यानी कि यूएस सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान के तटीय शहर गोरुक और केश्म द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खबर है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने विशेष रूप से ईरान के ड्रोन कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस प्रणालियों को तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह एक रक्षात्मक कार्रवाई थी। दरअसल कल ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे अमेरिका के एक MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया है। अमेरिका का कहना है कि इन ठिकानों से समुद्री मार्गों में जहाजों को निशाना बनाने वाले ईरानी ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे थे, इसलिए इन्हें टारगेट किया गया। अमेरिका ने ईरान में क्या तबाही मचाई है यह भी आप देख लीजिए। खबर यह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक बार फिर से हमला शुरू किया है। गोरुक में रडार सिस्टम और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। केश्म द्वीप के पास ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया गया है। फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे अटैक ड्रोन तबाह किए गए। और ये दोनों जगहें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जरा मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गोरुक जो है और केश्म द्वीप जो है वो ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है। ये देखिए, ये दोनों आइलैंड है, एक केश्म आइलैंड है और एक गोरुक आइलैंड है, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी एसेट्स रखे हुए हैं ईरान के, और यहीं से इन्हीं 2 आइलैंड से वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। अगर आप देखेंगे, आप अगर नजर डालेंगे तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां से आप देखिए कि इस पूरे इलाके को इन्हीं 2 द्वीप के जरिए ईरान कंट्रोल करता है, और यहीं पर हमला किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि होर्मुज को फ्री करो वरना आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक करेंगे। और यही वह हिस्सा है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार होता है। इस कारण से ये ईरान की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरुक का इलाका ईरान के मिसाइल, ड्रोन और सैन्य ठिकानों की वजह से भी चर्चा में रहा है। इन दोनों स्थानों से ईरान होर्मुज पर नजर रख सकता है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय रणनीति भी मजबूत होती है। अब जब हमला हुआ तो पलटवार भी हुआ, जवाबी कार्रवाई भी आई। इस हमले के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसे IRGC कहते हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन दागे।
कुवैत की सेना ने पुष्टि की और कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन खतरों को हवा में नष्ट कर दिया। इस ताजा टकराव की वजह से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता और अस्थायी सीजफायर भी पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। उधर IRGC ने कहा है कि ईरानियों को घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 72 घंटों तक धमाकों की आवाज आती रहेगी, इसके लिए पहले से तैयार रहें। साफ है मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा बारूद भरा जा रहा है बड़ी मात्रा में, और यह भी साफ है कि ईरान अब शांति की बात नहीं करने वाला है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन वो धोखे से ईरान के रिजीम चेंज में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है बल्कि वो हमले भी कर रहा है, फेक न्यूज का सहारा भी ले रहा है, डील की बात भी कर रहा है, परमाणु कार्यक्रम पर सहमति का दावा भी कर रहा है और ईरान को कमजोर भी बता रहा है और ईरान के कमांडर्स को भी लगातार मार रहा है और मुश्तबा को ढूंढ रहा है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि अगर आप मुश्तबा खामनेई को मार देते हैं तो आप ईरान के रिजीम को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में घर कर गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। क्या ईरान जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है? क्या ईरान से हार ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया, उनके हेल्थ चेकअप्स कराए गए, उनकी मेंटल स्टेटस को चेक किया गया। 90 दिन से ज्यादा की जंग, 45 से ज्यादा जहाजों की बर्बादी, $30 बिलियन का खर्च। ट्रंप इस कदर सदमे में है कि उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं, चलने में दिक्कत होने लगी है, पेंटागन के अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, फाइल उठाकर फेंक रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यह सवाल अमेरिका में ही उठाया गया कि क्या वाकई ट्रंप दिमागी तौर पर स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर स्वस्थ है, या डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनके मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल फिटनेस की जांच की गई। हालांकि अमेरिका इसे फिटनेस कहता है, मैं तो कहता हूं कि ट्रंप हार से सदमे में है। 79 साल के राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में बिताया, यानी वो 3 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहे। व्हाइट हाउस ने कहा कि भाई रूटीन मेडिकल और डेंटल चेकअप है, तो ये रूटीन मेडिकल और डेंटल चेकअप उनके आवास पर भी हो सकता था, व्हाइट हाउस में भी हो सकता था, अस्पताल में ही क्यों? दूसरे कार्यकाल में उनका चौथा सार्वजनिक मेडिकल परीक्षण से बताया गया। लेकिन जरा सोचिए, सुपर पावर देश का राष्ट्रपति ट्रंप अब तक मात्र 1.5 साल तक राष्ट्रपति रहे सेकेंड रिजीम में, लेकिन इतने ही वक्त में 4 बार स्वास्थ्य जांच। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ट्रंप को बार बार मेडिकल जांच की जरूरत पड़ रही है? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई मेडिकल रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरीके से फिट बताया गया। अब हम कैसे मान ले पूरी तरीके से फिट? अमेरिकी राष्ट्रपति जो कहेंगे वही अस्पताल लिखेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बगैर भी अगर अस्पताल कुछ भी लिख दे तो फिर आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। तो ये रिपोर्ट जो आई कि वो पूरी तरीके से फिट है, वो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन रिपोर्ट पर हजारों सवाल खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का वजन 1 साल में बढ़ गया है, उनका वजन 108 किलोग्राम हो गया है। डॉक्टर्स ने ट्रंप को वजन घटाने और ज्यादातर एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। और वजन क्यों बढ़ता है? कई रीजन होते हैं वैसे, लेकिन एक मुख्य रीजन तनाव भी है, स्ट्रेस भी है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर सुर्खियों में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं जब से उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। उनकी दिमागी संतुलन और उनके चाल ढाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके हाथों में निशान और सूजन की तस्वीर भी वायरल हुई है। आलोचकों ने बढ़ती उम्र को देखते हुए फिटनेस पर बहस छेड़ दी है और यह भी सवाल उठाने लग गए हैं लोग कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से फिट हैं अमेरिका को चलाने के लिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के लिए?
शब्दों के गलत उच्चारण, अजीबोगरीब बयान सब चर्चा का विषय रहते हैं। हालांकि समर्थक कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरीके से फिट हैं। व्हाइट हाउस और उनके चिकित्सकों ने भी कई बार बताया उन्हें स्वस्थ। विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट और जानकारी पर और ज्यादा पारदर्शिता की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति की सेहत को लेकर लगातार पारदर्शिता की कमी है। वो अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने नहीं बताया कि ट्रंप किन डॉक्टर से मिले और ना ही कोई मेडिकल सारांश जारी किया। इसको लेकर ट्रंप के हेल्थ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप को पिछले साल क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी की बीमारी हो गई थी, यानी नसें सही से खून जो है वो वापस दिल तक इसमें नहीं पहुंचा पाती, जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सूजन आने लग जाते हैं। इसके बावजूद व्हाइट हाउस ने कहा कि उनका कार्डियक वस्कुलर बिल्कुल बेहतरीन है और ट्रंप की उम्र से 15 साल कम उम्र है उनके हार्ट की। तो मतलब हार्ट को पूरी तरीके से ब्लड भी नहीं पहुंच पा रहा है। और मेडिकल रिपोर्ट में यह बात कही गई कि उनका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है और अपने उम्र से 15 साल कम के एज का लग रहा है। रक्षा जानकार मानते हैं कि व्हाइट हाउस द्वारा सही रिपोर्ट जानबूझकर छिपाया जा सकता है ताकि दुनिया को यह संदेश ना जाए कि ट्रंप फिट नहीं है और वो सही फैसले नहीं कर रहे। अब सवाल यहां यह उठता है कि आखिरकार ट्रंप के मेडिकल रिपोर्ट को क्या दबाया जा रहा है? क्या ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है या ट्रंप पूरी तरीके से फिट नहीं है? दरअसल ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, उसे तो यह लगता है कि ट्रंप की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। कुछ आलोचक ट्रंप के भटकते भाषणों और कभी कभी युद्धोन्मादी बयानबाजी को दिमागी हालत से जोड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर से 2018 और 2025 दोनों जांचों में मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट में 30 में से 30 अंक की फुल मार्किंग की। उस समय भी सवाल उठा कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। अब जब सामने अमेरिका का राष्ट्रपति ही खड़ा हो तो किसी की क्या मजाल कोई नंबर काट ले। इसलिए हो सकता है यहां भी ऐसा ही हुआ हो। सवाल सिर्फ मैंने नहीं उठाए, सवाल इससे पहले भी उठाए गए। अब तो अमेरिका में पूछा जाने लगा है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए। आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? कूटनीति में सन की रणनीति का उपयोग। दूसरे देश को डराने के लिए अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। असंतुलित व्यवहार और बयानबाजी में अहंकार दिखता है। आत्मविरोधाभासी बातें करते हैं। मानसिक अस्थिरता भी दिख जाती है। ट्रंप के विदेश नीति में रवैया अनिश्चित है। अमेरिका फर्स्ट का नाम, लेकिन काम दुनिया को परेशान करना, दुनिया भर में अस्थिरता पैदा करना। और विवादित फैसलों की अगर लिस्ट उठा लें तो पूरी रात मैं आपको सुनाता रह जाऊं ये लिस्ट, तब भी ये शो कम पड़ जाए। कई विवादित फैसले हैं, कई देशों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई, दुनिया भर के ऊपर टैरिफ थोपा, खुद को तानाशाह के तौर पर रखा। इसके अलावा अलग अलग लोगों को लेकर अलग अलग बयान दिए, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को अमेरिका बुलाकर बेइज्जती की, चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों। गाली वाली शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, ईरान के धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं। और इन सबको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए कि क्या ट्रंप का दिमाग ठीक है? इसके बाद ट्रंप की फिटनेस को लेकर जांच हुई, लेकिन फिर भी ट्रंप प्रशासन ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं रखी। खबरों की माने तो ट्रंप का दिल, फेफड़े और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल ब्लड प्रेशर और सदमे के शिकार में नजर आते हैं। ट्रंप फ्रस्ट्रेट भी हैं। डॉक्टर्स ने ट्रंप को आराम करने की सलाह दी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप मानसिक तनाव में है, क्योंकि ईरान जंग में हार जाने का गम उनके ऊपर सदमे की तरह टूट पड़ा है और वो इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। और खबर है कि इसका असर ट्रंप के शरीर पर, ट्रंप के दिमाग पर दिख रहा है। ट्रंप को मीटिंग में भी नींद आने लगती है, फिर अचानक से वो चिल्लाने लग जाते हैं। मीटिंग में मीडिया को दूर रखते हैं, मीडिया को गाली गलौज करते हैं। मीडिया ब्रीफिंग के समय भी आसपास के बड़े अधिकारी, उनकी टीम के लोग रहते हैं ताकि ट्रंप को कोई कुछ कर ना दे। ट्रंप को कहा जाता है कि थोड़ा बहुत बोलने
सवालों को स्किप कर दें या फिर दूसरों को जवाब देने दें। माना जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डिक चेनी के हृदय रोग विशेषज्ञ रहे जोनाथन रेनर ने भी हाल में ट्रंप के हेल्थ को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स में कई अहम सवालों का जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप का बार बार हार्ट सीटी स्कैन क्यों किया जा रहा है? क्या दिन में थकान या नींद आने की शिकायतों के बाद जांच हुई है? और अगर हृदय स्वस्थ है तो डोनाल्ड ट्रंप एस्पिरिन जैसी दवाई क्यों ले रहे हैं? वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के प्रमुख बॉब वॉक्टर ने कहा कि आमतौर पर साल में एक बार फिजिकल जांच होती है, लेकिन ट्रंप का यह उनके दूसरे कार्यकाल का चौथा सार्वजनिक मेडिकल चेकअप है। यानी कुछ तो है जिसे ट्रंप छिपा रहे हैं या अमेरिका छिपा रहा है। अब जरा देखिए कि हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव में, चलने फिरने के तरीके में कैसा बदलाव आया है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। खबरें तो यहां तक है कि सिचुएशन रूम में बैठे ट्रंप को बताया गया कि ईरान जंग में अभी तक करीब करीब 45 जहाज खत्म हो गए, कई मिसाइल खत्म हो चुके हैं, इंटरसेप्टर्स का स्टॉक खत्म हो गया है। और इसे सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सुन पड़ गए, इसलिए मीटिंग के बीच डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। बाद में ट्रंप की हालत ठीक हुई तो पेंटागन ने कहानी ही पलट दी और कहा कि विमान अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का विमान गिरा है। खबर है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की जांच हर दिन की जा रही है। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है? वो चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की रिपोर्ट छपाई जा रही है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप को कुछ दिनों का एक तरह से मोहलत दिया गया है। उधर पेंटागन और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि ट्रंप किसी भी हाल में अपना कार्यकाल पूरा करें। अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप की जगह 2028 के चुनाव मार्को रूबियो या कोई और राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य का जो भी मैटर हो, लेकिन एक चीज फिक्स है कि ट्रंप की उम्र भी काफी हो चुकी है। वो लगभग 80 साल के हैं, वो थक चुके हैं और अमेरिकी ट्रंप से थक चुके हैं और दोनों को एक दूसरे से निजात चाहिए और ये निजात मिड टर्म इलेक्शन में दी जा सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान जंग ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए वो गले की हड्डी बन चुकी है जिसे न निगलता बन रहा है और न ही उगलता बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन जो अब 150 साल तक जिंदा रहेंगे। पुतिन ने कुदरत के नियम को चैलेंज कर दिया है। कुदरत का नियम क्या है? जो आया है उसके जाना तय है। एक आम इंसान की औसत उम्र 60 से 80 साल के बीच में मानी जाती है, लेकिन जरा सोचिए, कोई इस अटल नियम को बदलने की जरूरत कर सकता है क्या? क्या कोई इंसान मौत की कतार को तोड़कर 150 साल तक जिंदा रहने का फॉर्मूला तैयार कर सकता है? दुनिया के कोने में इस वक्त अरबों डॉलर की लागत से एक ऐसा हैरान करने वाला सीक्रेट मिशन चल रहा है जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है, खासकर यूरोपियन और अमेरिकी देशों की। व्लादिमीर पुतिन 150 साल तक जीना चाहते हैं और इसके लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला बनाया जा रहा है। रूस के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं जिसमें पुतिन को 150 साल की उम्र का तोहफा दिया जा सके। साल 2025 में जब पुतिन और शी जिनपिंग मिले थे तब एक बातचीत लीक हुई थी। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग रेड कारपेट पे विक्ट्री डे परेड की तरफ जाते हुए दिख रहे थे और उस दरमियान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन में बातचीत हो रही थी।
तब जिनपिंग ने कहा था, चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि इस सदी में शायद इंसान 150 साल तक जी सकेगा। उस वक्त पुतिन का जवाब था, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जवान से जवान होता जाएगा और शायद अमर भी हो जाए। तब दुनिया ने इस दो महाशक्तिशाली नेताओं की बात को गप्पबाजी समझकर हंसी में उड़ा दिया। हालांकि ये बातचीत बहुत वायरल हुई थी, लेकिन असल में पुतिन उस विशाल सरकारी मशीनरी का जिक्र कर रहे थे जो रूस में चुपचाप पुतिन के लिए मौत को चुनौती देने की कोशिशों में लगा है, मौत को हराने की कोशिशों में लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती उम्र के बीच क्रेमलिन का एक 26 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है। इस योजना का मकसद उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करना है, अंगों को बदलना है और इंसान की उम्र को बढ़ाना है। वैसे भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से खुद को एक मजबूत और फिट नेता के तौर पर पेश करते रहे। कभी घुड़सवारी, कभी आइस हॉकी, कभी शर्टलेस तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपनी ताकतवर छवि बनाई। लेकिन सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि पुतिन सिर्फ फिट रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि उम्र को मात देने और इंसानी जीवन को लंबा करने की वैज्ञानिक कोशिशों में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसके मुताबिक रूस ने 2024 में न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम से करीब 26 अरब डॉलर का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। इसका मकसद ऐसी तकनीक विकसित करना है जो इंसानों की उम्र को दोगुना कर दे, शरीर के खराब हो चुके अंगों को बदल दे। और पिछले साल चीन में सैन्य परेड के दौरान, विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के बीच इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई थी और पुतिन की सोच इसमें साफ दिखाई दी थी। पुतिन ने कहा था, मानव अंगों का लगातार ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है जिससे लोग जवान हो सकते हैं और शायद अमर भी। इस पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया था कि सदी के अंत तक इंसानों की उम्र 150 साल तक पहुंच सकती है। रूस में साइंटिस्ट क्या इस पर रिसर्च कर रहे हैं? आइए जानते हैं कैसे वो पुतिन को अमर बनाने पर काम कर रहे हैं। रूस इस वक्त उम्र बढ़ाने की तकनीक को कैसे रोका जाए इस पर काम कर रहा है। दो प्रमुख टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। 3D प्रिंटर की मदद से जीवित ऊतकों और अंगों का निर्माण होगा। दूसरी तकनीक में जीन संशोधित मानव अंग विकसित करेंगे। भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन अंगों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। 2030 तक मानव अंगों के ट्रांसप्लांटेशन पर रूस काम शुरू कर देगा। हाल ही में रूस ने एक नई जीन थेरेपी पर भी काम शुरू किया है। मकसद कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करना है, जिससे इंसान का जो बूढ़ा होने का जो एक सफर होता है वो स्लो हो जाएगा। खबर है कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नेतृत्व दो ऐसे लोग कर रहे हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनमें एक उनकी बेटी मारिया वोरोंत्सोवा है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड मेडिकल रिसर्च से जुड़ी सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी कर रही हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट फेस हैं मिखाइल कोवालचुक, जो रूस की दीर्घायु रणनीति का प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। रूस छोड़ चुके वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ऑस्ट्रोवस्की का यह कहना है कि अगर इन दावों से जुड़ी वैज्ञानिक रिसर्च और प्रकाशित नतीजे सामने नहीं आते तो इन्हें उपलब्धि के बजाय सिर्फ महत्वाकांक्षी सपना माना जाएगा। उनका आरोप है कि कई वैज्ञानिक फंडिंग हासिल करने के लिए पुतिन की वही बातें सुन रहे हैं या वही बातें बता रहे हैं उनको जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पुतिन अकेले हैं इस दुनिया में जो अपनी उम्र को डबल करने पर काम कर रहे हैं? नहीं, पुतिन इस दौड़ में अकेले शामिल नहीं है। इस दौड़ में जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, सैम ऑल्टमैन, पीटर थियल, सिलिकॉन वैली के दिग्गज भी पुतिन की तरह लंबे समय से एंटी एजिंग रिसर्च पर काम कर रहे हैं। फर्क बस यह है कि रूस में एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम बन गया है, अमेरिका में यह अमीर लोगों का निजी खेल है। रूस में यह राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है, लेकिन सिलिकॉन वैली में यह एक जरूरत बन गया है अमीरों का। सवाल यह उठता है कि अब पुतिन अमरता क्यों चाहते हैं? 72 साल के हो चुके हैं, 25 साल से सत्ता में है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, घर और बाहर दुश्मनों का जमावड़ा है। एक नेता के लिए मौत सबसे बड़ा खतरा है, न दुश्मन से, न क्रांति से, बल्कि खुद के अपने जीवन काल से। पुतिन का सपना है यूएसएसआर को दोबारा क्रिएट करना, यानी जिस यूएसएसआर का विघटन हो गया उसको दोबारा जोड़ना, एक स्वरूप देना।
लेकिन अगर वो इस काम को करने के लिए जिंदा ही ना रहे तो उनका साम्राज्य, उनके विरासत, उनका नियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये पुतिन की सबसे बड़ी चाह है। व्लादिमीर पुतिन और रूस का एंटी एजिंग यानी प्रोजेक्ट इस समय साइंस और राजनीति का सबसे बड़ा कॉकटेल बन चुका है। पुतिन इस मिशन पर बेहद गुप्त और आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के टॉप जेनेटिक्स और बायोटेक संस्थानों के अमरत्व प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। इसके तहत CRISPR, जो कि जीन एडिटिंग है, स्टेम सेल थेरेपी है और कोशिकाओं को दोबारा युवा करने वाले सेलुलर रिजुविनेशन पर पानी की तरह पैसा बहा जा रहा है। मॉस्को की गुप्त लैब्स में ऐसी दवाएं ढूंढी जा रही हैं जो इंसानी डीएनए के बूढ़ी होने की प्रक्रिया को ही ब्लॉक कर दें। अगर इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो पुतिन इस तकनीक से खुद को एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं। रशिया का एक सुपर हीरो जो सुपर ह्यूमन भी है, जिसने यूएसएसआर के खत्म हुए या खो चुके गौरव को दोबारा हासिल किया और जिसके लिए वो काम शुरू कर चुके हैं। और यूक्रेन पर अटैक इसी चरण में एक बड़ा कदम है। पुतिन इस तकनीक से खुद को एक सुपर ह्यूमन में ढालना चाहते हैं, जिस पर वक्त का पहिया बेअसर हो जाए। और आपको याद होगा, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि इस सदी में पुतिन दुनिया के किंग बनेंगे। तो क्या वाकई पुतिन अमर हो जाएंगे? और क्या पुतिन इसलिए अमरता का वरदान चाहते हैं जिससे रूस के सभी दुश्मनों का सफाया कर सके, यूरोप को जवाब दे सके, यूएसएसआर को दोबारा से रीग्रुप कर सके और दुश्मन धीरे धीरे काल के काल में समा जाएं और पुतिन आगे बढ़ते चले जाएं? अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद सबसे बड़ा खतरा होगा नेटो देशों को, सबसे बड़ा खतरा होगा अमेरिका को। यहां तक कि हो सकता है कि पुतिन अगर इसे अचीव कर लें तो नेटो का वजूद भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि पुतिन जब तक जिंदा हैं तब तक नेटो देश चैन की नींद नहीं सो सकते। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की तैयारी रूस की चल रही है और जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ जंग इन दिनों और भड़क गई है, उसमें बहुत जल्द नेटो वर्सेस रूस की लड़ाई शुरू हो जाए। और ब्रिटेन और फ्रांस ने जिस तरीके से आक्रामक तैयारी शुरू की है और रूस के करीब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कभी भी कुछ भी हो सकता है एक और जंगी मोर्चा खुल जाए। और अगर पुतिन ने अमरता प्राप्त कर ली तो फिर सोचिए क्या होगा। पुतिन वो सब सपने पूरे करेंगे जो वो चाहते हैं, सोवियत संघ को वापस पाना, अमेरिका की बादशाहत खत्म करना और फिर से रूस को महान बनाना। हालांकि 2030 में क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन एक चीज तय है कि पुतिन जब तक रहेंगे वो सिर्फ एक टारगेट पर लगे रहेंगे कि सोवियत संघ को वो दोबारा से तैयार करें, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।